नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग किस चीज के बारे में जानेंगे? तो आज के लेक्चर में अपने लोगों को पढ़ना है क्वांटम नंबर्स के बारे में, जो कि चार तरह से होता है। क्या क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको कि स्मॉल एन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा जो है दैट वन इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको कि स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा जो होता है दैट वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड विद स्मॉल एम। और चौथा जो होता है बच्चों दैट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको कि हम लोग स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और इन चीजों के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देख लिया है, जिसका कि लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और लास्ट लेक्चर दरअसल शुरुआत थी बच्चों किस चीज की? तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की। बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग अलग अलग तरह के एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। जो सबसे पहला होता था दैट वन इज थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जो कि बेसिक बात था। उसके बारे में हम लोगों ने क्लास 9th में भी देखा था। उसके बारे में दरअसल हम लोगों को यहाँ भी जानना होता है। थॉमसन एटॉमिक मॉडल में जो ड्रॉबैक था उसको मिनिमाइज करके हम लोगों ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में जाना। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, जिसको मिनिमाइज करके हम लोगों ने बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में जाना। और बोर्स एटॉमिक मॉडल एक पहला माइलस्टोन था, जिसके थ्रू हम लोग एटम के बारे में कई चीजों को जान सकते थे। लेकिन बच्चों, बोर्स एटॉमिक मॉडल जो था वो क्लासिकल मैकेनिक्स पर डिपेंडेंट था, जिसको कि आज के डेट में हम लोग डिस्कार्ड कर चुके हैं। क्योंकि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह की हम लोग बात करें बच्चों, तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में वेव कैरेक्टर डोमिनेंट रहता है, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है, जिसको कि हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर यानी कि डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस में देखे थे। तो वो डोमिनेंट वेव कैरेक्टर के वजह से एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके एक्यूरेट ट्रेजेक्टरी, एक्यूरेट पोजीशन, एक्यूरेट मोमेंटम, इस बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं, जिसको कि हम लोगों ने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में देखा था। और बाद में 1926 में हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर ने मिलकर अपना एक थ्योरी प्रपोज किया, और उस थ्योरी को हम लोग बोलते थे क्या चीज? क्वांटम थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स। ओके, और अब जो क्वांटम थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स पर आधारित एटॉमिक मॉडल है बच्चों, उसी एटॉमिक मॉडल को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? उसे ही हम लोग नाम दे देते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कर ली है। और उसी का अगला हिस्सा होता है बच्चों क्या? तो उसी का अगला हिस्सा होता है ये क्वांटम नंबर्स, जिसको कि अच्छे से देखना जरूरी होता है, समझना जरूरी होता है। क्योंकि अगर बच्चों हम लोग क्वांटम नंबर को ढंग से नहीं जानेंगे तो आगे की चीजें आसान नहीं दिखेंगी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्वांटम नंबर होता क्या है बच्चों। तो जैसे कि कोई भी घर है, जैसे मान लेते हैं ये कोई घर है और इस घर में कई सारे लोग रहते हैं। इस घर में कई सारे लोग रहते हैं, एक दो तीन, मान लेते हैं 3 व्यक्ति रहते हैं। तो हर एक व्यक्ति का एड्रेस होगा, हर एक व्यक्ति का अपना डेजिग्नेशन होगा। जैसे ये पहला व्यक्ति का एड्रेस में क्या क्या होगा? इसका नाम होगा, है ना। फिर दूसरा मान लेते हैं उसका हाउस नंबर होगा, ऐसा हो सकता है ना। और ये तीसरा जो है वो क्या है? मान लेते हैं कि उसका टाउन होगा, कि किस सिटी में वो रहता है। और चौथा उसके एड्रेस का जो पार्ट होगा उसमें कंट्री होगा, कि वो किस कंट्री का वासिंदा है। ओके, तो इसी तरह जो दूसरा व्यक्ति है बच्चों, तो उस दूसरे व्यक्ति के लिए भी यही नेम, हाउस नंबर, टाउन और कंट्री के एड्रेस में एक परफॉर्मा होगा। तीसरे व्यक्ति की बात करें तो उसमें भी यही नेम, हाउस नंबर, टाउन और कंट्री का एक परफॉर्मा होगा। यानी कि हर एक व्यक्ति का एड्रेस जब हम लोग लिखेंगे तो उस एड्रेस में नाम का कॉलम होना चाहिए बच्चों, और किस चीज का कॉलम होना चाहिए? हाउस नंबर का कॉलम होना चाहिए, उसमें टाउन का कॉलम होना चाहिए और कंट्री का कॉलम होना चाहिए, कि वो किस कंट्री में रहता है। और ये नेम, हाउस नंबर, टाउन और कंट्री हर एक व्यक्ति का डेजिग्नेशन है, यानी कि इन चीजों से हम लोग हर एक व्यक्ति को डेजिग्नेट करते हैं, यानी कि हर एक व्यक्ति को पहचानते हैं। अगर इनमें कोई भी चीज बदल जाए तो व्यक्ति का डेजिग्नेशन बदल जाएगा, है ना बच्चों। इसी तरह से एटम के अंदर मान लेते हैं कोई भी एटम है, तो कोई भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो रहता है, उस इलेक्ट्रॉन को डेजिग्नेट करने के लिए भी हम लोगों को कुल मिलाकर कितने क्वांटम नंबर्स की जरूरत होती है? यहाँ पर भी उस इलेक्ट्रॉन को डेजिग्नेट करने के लिए हम लोगों को n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, m मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और s कहने का मतलब हुआ बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर की जरूरत होती है। यानी कि ये चारों क्वांटम नंबर की अपने को जरूरत होती है किस चीज को डेजिग्नेट करने के लिए? फॉर डेजिग्नेशन ऑफ
इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी एटम, कि किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उस इलेक्ट्रॉन को डेजिग्नेट करने के लिए दरअसल हम लोगों को इन चारों क्वांटम नंबर की बच्चों जरूरत होती है। लेकिन अगर बच्चों हम लोग बात करें कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये रहता कहाँ है, ये इलेक्ट्रॉन जो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के अनुसार किसी ऑर्बिटल में रहेगा, तो उस ऑर्बिटल को डेजिग्नेट करने के लिए हम लोगों को कुल मिलाकर 3 क्वांटम नंबर की जरूरत होती है। और वो 3 क्वांटम नंबर है क्या बच्चों? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो आप लोगों को से अगर पूछा जाए कि किसी इलेक्ट्रॉन को के डेसिग्नेशन के लिए हम लोगों को कितने क्वांटम नंबर की जरूरत होती है, तो आप लोग जवाब दोगे 4। लेकिन किसी ऑर्बिटल के डेसिग्नेशन के लिए, यानी कि ये जो है NLM यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो जरूरत होता है, ये किसके लिए बच्चों? तो फॉर डेजिग्नेशन ऑफ DSIGNATION, फॉर डेजिग्नेशन ऑफ एनी ऑर्बिटल, कि किसी ऑर्बिटल को डेजिग्नेट करने के लिए बच्चों इस 3 क्वांटम नंबर की जरूरत होती है। तो जैसे कि यहाँ पर देखो कि किसी व्यक्ति विशेष को डेजिग्नेट करने के लिए हम लोगों को इन चारों टर्म का जरूरत होता है, ठीक है ना। लेकिन इस घर को, मान लो इस घर को डेजिग्नेट करने के लिए तो हम लोगों को तो सिर्फ 3 का जरूरत होगा। ये नेम वाला कॉलम का जरूरत होगा। नेम वाला कॉलम जो है ये स्पेशली किसके लिए? उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए। यानी कि एक घर है तो घर को डेजिग्नेट, यानी कि घर पर कोई लेटर आप लोगों को पहुंचाना है तो 3 ही चीज का जरूरत होगा, हाउस नंबर, टाउन या सिटी, और या फिर तीसरा जो है वो कंट्री। अगर उस घर में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को डेजिग्नेट करना है, यानी उस पर्टिकुलर व्यक्ति को ही लेटर पहुंचना चाहिए, तो उसके लिए वहां पर नेम वाला कॉलम भी बच्चों ऐड करना होगा। उसी तरह से कोई भी एटम में किसी ऑर्बिटल को डेजिग्नेट, ऑर्बिटल एक घर की तरह है जहां पर इलेक्ट्रॉन नाम का व्यक्ति रहता है, व्यक्ति नहीं बोल देना, लेकिन ऑर्बिटल जो है बच्चों एक घर की तरह है, तो उस घर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को सिर्फ 3 क्वांटम नंबर की जरूरत होती है, NLM, और उस व्यक्ति विशेष को, यानी कि उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को डेजिग्नेट करने के लिए हम लोगों को चारों क्वांटम नंबर की जरूरत होती है। तो अभी तक तो हम लोगों ने जाना कि क्वांटम नंबर का जरूरत क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं बच्चों की एक्चुअली ये क्वांटम नंबर है क्या। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं किस चीज की? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, याद रहेगा बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बच्चों कुछ भी नहीं है, जो बोर्स एटॉमिक मॉडल में हम लोगों ने एनर्जी लेवल को डेसिग्नेट किया था, जैसे कि बोला था ना कि बोर्स एटॉमिक थ्योरी का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट था वो क्या था? सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि इन एनी एटम, कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन रिसाइड इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट व्हिच आर एसोसिएटेड विद सम डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही मौजूद रहता है, और वो जो पर्टिकुलर ऑर्बिट है वो सम डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ एसोसिएटेड होता है। यानी कि इसका कुछ डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, इसका कुछ डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, इसका कुछ डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा। जैसे कि ये जो इसको हम लोग n बराबर 1 मानते थे, n बराबर 2 मानते थे, n बराबर 3 मानते थे, n बराबर 4 वगैरह ऐसे भी होता होगा। और पहले को हम लोग बोल देते थे K, L, M, N, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे ना एनर्जी लेवल को, क्योंकि हर एक एनर्जी लेवल सम डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ, यानी कि n बराबर 1 का कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रहता होगा, इसका भी कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसका भी कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, बस उसी को रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर सामान्य तौर पर बोला जाए तो। लेकिन अगर इसको ढंग से हम बोले तो ढंग से क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है इट गिव इंफॉर्मेशन, किसके अबाउट? तो इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये क्या चीज को बताता है? एवरेज डिस्टेंस किसका? ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के एवरेज डिस्टेंस को ये बताता है। और साथ ही साथ बच्चों ये किस बात को बताता है? तो साथ ही साथ ये बताता है द एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटल, एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल, ठीक है ना। ये जो है ऑर्बिटल का एनर्जी को दर्शाता है। ऑर्बिटल क्यों बोल दिए? कि इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में मौजूद है तो उस ऑर्बिटल का जो एनर्जी होगा वही उस इलेक्ट्रॉन का भी एनर्जी होगा जो कि उस ऑर्बिटल में बच्चों मौजूद है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या क्या चीज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से? तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम लोगों को 2 बातों की जानकारी मिलती है, और वो 2 बातें क्या क्या है बच्चों? तो सबसे पहला बात अपने को पता चलता है
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर मौजूद है, और दूसरी जानकारी जो हम लोगों को पता चलती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से वो कि उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का एवरेज एनर्जी क्या है। ऐसे आप लोग जानो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के वैल्यू को हम लोग n बराबर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सम इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर सिंबॉलिक फॉर्म में k l m n o p वगैरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो L एनर्जी लेवल में, L एनर्जी लेवल का लेगा मतलब n इज इक्वल टू क्या ले लोगे बच्चों, L का वैल्यू ले लोगे आप 2। और वैसे किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के एसोसिएटेड एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो कितने के बराबर होता है, तो E इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। इतना ही होगा जो हम लोगों ने वहां पर बोर्स हाइपोथेसिस में पढ़ा था, बस वही बात यहाँ पर भी मैंने लिखा है, इतना जूल। अगर अर्ग में करोगे बच्चों तो ये 10 पावर -11 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करोगे तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। सही है ना। तो ये एनर्जी का वैल्यू है। किस चीज की एनर्जी है ये बच्चों, तो ये एनर्जी है किसी इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट होता है। यानी कि अगर बोलेगा n बराबर 2 में इलेक्ट्रॉन है, वहां पर की एनर्जी कितनी होगी, तो यहाँ n के जगह हम लोग 2 रख देंगे। n बराबर 5 में पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, तो n के जगह बच्चों क्या रख देंगे 5। n बराबर 7 में पूछा जाएगा तो n के जगह हम लोग बच्चों क्या रख देंगे, n इज इक्वल टू 7। तो ये बातें थी किस चीज के बारे में बच्चों, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में जानकारी थी। अब हम लोग दूसरा क्वांटम नंबर का बात करते हैं, और वो दूसरा क्वांटम नंबर क्या था बच्चों, एजीमुथल, AZIMUTHL, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और इसी को बच्चों हम लोग कभी कभी एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, जिसको कि हम लोग स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बताओ, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलो या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर बोलो, दोनों में कोई फर्क है क्या, बिल्कुल भी नहीं। एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलो या फिर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर बोलो, दोनों को हम लोग एल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि नाम से बच्चों पता चलता है, इससे हम लोगों को किस बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहली बात, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट, ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर PARTICULAR सब सेल, SUBSHELL, ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, सब सेल या सब एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं, सब एनर्जी लेवल। क्लियर है। जैसे कि हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक सेल को रिप्रेजेंट करता है। n बराबर 1 मतलब एक सेल, n बराबर 2 मतलब दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल, छठा सेल, या फिर पहला एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरा एनर्जी लेवल, चौथा, पांचवा, छठा एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है या सेल को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ना बच्चों, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर सब सेल। जैसे कि क्लास है तो क्लास का सेक्शन नहीं होता है, तो n बराबर 1 मान लो कि पहली कक्षा है, तो पहले क्लास का जो सेक्शन ABCD वगैरह है ना, उसी सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है क्या चीज, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको कि स्मॉल एल से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना बच्चों। अब हम लोग देखते हैं कि इसका रियल मीनिंग क्या होता है। तो इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, किस चीज के बारे में ये जानकारी देता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना बच्चों, शेप ऑफ ऑर्बिटल, कि ऑर्बिटल, जिस ऑर्बिटल के लिए हम लोग ये स्मॉल एल का वैल्यू रख रहे हैं, ये स्मॉल एल का वैल्यू जिस ऑर्बिटल के लिए है, उस ऑर्बिटल का शेप पता चल जाता है इस एल के वैल्यू से। और दूसरा इससे पता चलता है, एंगुलर, नाम से भी पता चल रहा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ किसका, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिटल, कि उस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना है, वो भी इस चीज से पता चलता है। और एंगुलर मोमेंटम को बच्चों अगर हम लोग कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करें, तो एल का वैल्यू होता है √L इंटू L+1 h/2π। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस फॉर्मूला को मेरे ख्याल से आप लोगों को याद रखना चाहिए, और याद हो भी गया होगा। कैपिटल एल जो है वो क्या चीज है बच्चों, कैपिटल एल जो है, दिस इज एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम
ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। और ये स्मॉल एल जो है ये क्या है बच्चों, स्मॉल एल जो है दिस इज एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जो कि यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि आगे देखेंगे कैसे निकालते हैं। h/2 तो कांस्टेंट है, उसमें तो कोई लफड़ा नहीं है। और ऐसे आपको पता होना चाहिए कि h/2 की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्रॉस h, यानी कि यही फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैपिटल L इज इक्वल टू रूट अंडर L इंटू L प्लस 1, और ये जो है बच्चों ये है क्रॉस h। ठीक है, ये जो है क्या है, क्रॉस h। क्रॉस h कहने का मतलब क्या होता है, क्रॉस h ही है, ये क्रॉस h कभी कभी लिखा हो रहेगा ना, वो h/2 के बराबर ही होता है। तो कभी आप लोगों को ऐसा दिख जाए तो इसमें कुछ घबराने या संकोच वाली बात नहीं है। क्रॉस h हम लोग किसको बोलते हैं, h/2। ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका। तो बताओ तो जल्दी जल्दी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है, एजीमुथल क्वांटम नंबर से अपने को क्या क्या पता चलता है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर से पता चलता है पर्टिकुलर सब सेल या पर्टिकुलर सब एनर्जी लेवल, इस बारे में। और दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर से पता चलता है इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ द ऑर्बिटल, की ऑर्बिटल का शेप देता है कि कोई भी ऑर्बिटल किस शेप का एक्चुअली होगा। और दूसरा एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी जानकारी देता है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी कि n का वैल्यू आप लोगों को दिया हुआ है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेटेड l का वैल्यू हम लोग कैसे कैसे निकालते हैं। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि ये n का वैल्यू है, ठीक है ना, n आप लोगों को दिया रहेगा, और n का वैल्यू कितना होता है ये तो हर किसी को पता है बच्चों। n का वैल्यू होगा बच्चों, n का वैल्यू हो सकता है क्या चीज, 1 से शुरू होता है ना n का वैल्यू। n का वैल्यू क्या हो सकता है, 2। n का वैल्यू क्या हो सकता है बच्चों, 3। n का वैल्यू क्या हो सकता है बच्चों, 4। n का वैल्यू क्या हो सकता है बच्चों, 5। n का वैल्यू क्या हो सकता है, 6। n का वैल्यू क्या हो सकता है बच्चों, 7। n का यही ना वैल्यू हो सकता है, 1 2 3 4 इंटीजर होता है, 1 से शुरू होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो L क्या होता है, L इज इक्वल टू 0 टू n-1। L इज इक्वल टू क्या होता है, 0 टू n-1, और मेरे ख्याल से याद भी हो गया होगा आपको। तो n बराबर 1 रहेगा तो L का वैल्यू 0 टू 1-1, यानी कि L का वैल्यू सिर्फ एक आएगा, 0 है ना। n का वैल्यू अगर बच्चों 2 रहा तो 0 टू 2-1, यानी कि 0 और क्या आएगा, 1 आएगा। n का वैल्यू 3 रहेगा बच्चों तो क्या आएगा, L का वैल्यू 0 से 2 तक, 0 1 और क्या होगा 2। n का वैल्यू 4 होगा बच्चों तो क्या आएगा, 0 से 3 तक, 0 1 2 और ये 3। n का वैल्यू 5 रहा तो बताओ तो क्या होगा, 0 टू 4, 0 1 2 3 और 4। n का वैल्यू 6 रहा तो 0 1 2 3 4 5, 6 हो गया। n का वैल्यू 7 रहा तो क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 और 6। मजा भी आ रहा होगा, एकदम सीढ़ी की तरह बन गया। सीढ़ी की तरह बनने का क्या मतलब हुआ, देखो यहाँ नहीं है, एकदम सीढ़ी जैसा दिख रहा होगा अगर आप लोग ध्यान से देखो, ये बिल्कुल सीढ़ी की तरह इस तरह से सीढ़ी बने जा रहा है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर अगर आप लोग गौर से देखो तो n बराबर 1 अगर रहेगा तो उसमें कितना तरह का l है, तो एक तरह का। n बराबर अगर 2 है तो कितना तरह का l है, देखो तो 0 और 1 मतलब 2 तरह का। और n बराबर 3 है, n बराबर 3 है ना, तो यहाँ l कितने तरह का है, तो जवाब दोगे बच्चों 3 तरह का, यहाँ पर 4 तरह का, यहाँ पर 5 तरह का, यहाँ 6 तरह का, और यहाँ पर जो बच्चों है वो कितने तरह का है, वो 7 तरह का है, जो शायद मेरे पीछे छिप जा रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं है तो भी ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। यानी कि यहाँ पर अगर हम अलग से लिखें तो क्या हम लोग पाएंगे, फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n, टोटल वैल्यू ऑफ, यहाँ पर लिख ही देते हैं, फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n, टोटल n type of L is possible, n type of L is possible। पढ़ तो नहीं पा रहे होगे, बस बोल दिए, वही सुन के समझना कि क्या बोल रहे हैं। कि जैसे n इज इक्वल टू 8 रहेगा, n इज इक्वल टू 8 रहा, मान लेते हैं n का वैल्यू 8 है, तो वहां पर L कितना तरह का होगा, तो L कितने तरह का, तो 8 तरह का। n का वैल्यू 20 रहा तो L कितने तरह का होगा बच्चों, 20 तरह का। क्यों, क्योंकि जैसे n का वैल्यू 8 है तो L का वैल्यू क्या होगा, 0 से 7 तक, तो 0 1 2 3
3 4 5 6 7 मतलब 8 तरह का हुआ ना। तो बस उसी चीज की बात कर रहे हैं। अब आगे के लेक्चर्स में मतलब आगे के लेक्चर्स में भी और यहाँ पर भी हम आपको बताते हैं कि अगर एल का वैल्यू क्या है, जीरो है, ध्यान से देखना, एल का वैल्यू जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या नीचे लिख देते हैं, ठीक है ना। ये बात हम यहाँ पर हटा देते हैं, एल का वैल्यू ये हट गया, तो एल का वैल्यू को हम नीचे लिखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले समझना, फॉर each value of L there is a particular ऑर्बिटल, कि वहां पर एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल होता है। हर एक एल के वैल्यू पर एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल होता है। जैसे कि एल का वैल्यू अगर हम लोग मान लेते हैं जीरो है, 1 है, जीरो से शुरू होता है ना एल, एन का वैल्यू 1 से शुरू होता है, एल का वैल्यू जीरो से होता है। एल बराबर जीरो है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसा बहुत सारा एल का वैल्यू हो सकता है। तो याद रखना ये रिप्रेजेंट करता है किस ऑर्बिटल को, तो एल बराबर जीरो रिप्रेजेंट करता है एस ऑर्बिटल को, ठीक है ना। एल बराबर 1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, पी ऑर्बिटल को। एल बराबर 2 रिप्रेजेंट करता है किसको, डी ऑर्बिटल को। एल बराबर 3 रिप्रेजेंट करता है किसको, एफ ऑर्बिटल को। एन बराबर 4 रिप्रेजेंट करता है किसको, जी ऑर्बिटल को, ठीक है ना। और ऐसा और भी हो सकता है, जैसे कि एन बराबर 5 रहता तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एच ऑर्बिटल को, सही है ना। तो ये अलग अलग ऑर्बिटल को दरअसल एल का अलग अलग वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। एल का अलग अलग वैल्यू किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, अलग अलग ऑर्बिटल को। और ये अभी कभी याद करो कि एल बराबर जीरो मतलब एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, जी ऑर्बिटल, एच ऑर्बिटल, इस तरह से होगा ना। तो यहाँ पर अगर आप लोगों से पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, जैसे कि ग्रीन में लिखते हैं एन बराबर 1 है, एन बराबर 1 है, तो बताओ तो वहां पर कौन कौन सा ऑर्बिटल हो सकता है। एल बराबर जीरो मतलब वहां पर कौन सा ऑर्बिटल हो सकता है बच्चों, सिर्फ एस ऑर्बिटल, एल जीरो मतलब एस ऑर्बिटल। 2 में बताओ तो कौन कौन सा ऑर्बिटल हो सकता है एन बराबर 2 में, तो यहाँ एस ऑर्बिटल भी हो सकता है और पी ऑर्बिटल भी हो सकता है, क्योंकि एल बराबर जीरो मतलब एस ऑर्बिटल, एल बराबर 1 मतलब पी ऑर्बिटल। एल एन का वैल्यू अगर बच्चों 3 आया, एन का वैल्यू अगर कहीं पर आप लोगों को 3 दिख रहा है, तो वहां कौन कौन सा ऑर्बिटल हो सकता है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल। क्या होता है ऑर्बिटल आगे देखेंगे। एन बराबर 3 4 है, तो वहां कौन कौन सा ऑर्बिटल हो सकता है, एस भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है। 5 रहेगा तो क्या हो सकता है बच्चों, एस भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, जी भी हो सकता है। 6 रहा तो क्या हो सकता है, एस ऑर्बिटल भी होता है, पी ऑर्बिटल भी हो सकता है, डी ऑर्बिटल भी हो सकता है, एफ ऑर्बिटल भी हो सकता है, जी ऑर्बिटल भी हो सकता है, एच ऑर्बिटल भी हो सकता है। 7 रहा एन का वैल्यू, तो वहां पर एस, पी, डी, एफ, जी, एच, आई, कई तरह का ऑर्बिटल हो सकता है ना। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कितना तरह का एल हो सकता है, और हर एक एल एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। तो बताओ तो कितना तरह का ऑर्बिटल हो सकता है किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एन में, उन चीजों को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दे दो आप लोग कि अगर डी ऑर्बिटल को एग्जिस्ट होना है, तो डी ऑर्बिटल को एग्जिस्ट होने के लिए एन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू व्हाट। तो ये कैसे निकालेंगे, तो देखो तो यहाँ डी ऑर्बिटल जो है एन बराबर 1 में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। डी ऑर्बिटल एन बराबर 2 में हो सकता है, नहीं, एन बराबर 2 में एस और पी ऑर्बिटल हो सकता है। तो डी ऑर्बिटल होने के लिए, डी ऑर्बिटल देखो होने के लिए एन का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, तो इसका जवाब हो जाएगा 3, समझे। यानी कि पूछा जाएगा क्या फर्स्ट एनर्जी लेवल में, फर्स्ट एनर्जी लेवल में तो क्या एन बराबर 1 में डी ऑर्बिटल हो सकता है, नहीं। फर्स्ट एनर्जी लेवल में पी ऑर्बिटल हो सकता है, तो जवाब दोगे नहीं। सेकेंड एनर्जी लेवल में कौन कौन सा ऑर्बिटल हो सकता है, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, डी एफ ऑर्बिटल नहीं हो सकता है। बोला जाएगा एफ ऑर्बिटल होने के लिए एन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो आप लोग जवाब दोगे 4, क्योंकि आप लोग गौर करो कि 4 में जाके एल बराबर 3 होता है, यहाँ पर एफ ऑर्बिटल देखने को मिलता है, सही है ना। तो एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ what is the minimum value of n, what is the minimum value of n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टू एग्जिस्ट, EXIST जी ऑर्बिटल, मतलब जी ऑर्बिटल एग्जिस्ट होने के लिए n का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग ध्यान से देखो कि जी ऑर्बिटल होने के लिए l का मिनिमम वैल्यू कितना होता है बच्चों, 4। जी ऑर्बिटल होने के लिए l का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 4। यहाँ वही चीज यहाँ पर लिख रहे हैं, टू एग्जिस्ट जी ऑर्बिटल, यहाँ पर सॉल्यूशन है टू एग्जिस्ट
जी ऑर्बिटल की जी ऑर्बिटल होने के लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ एल, सॉरी द वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो आप लोग देख लो कितने के बराबर है, 4 के बराबर है ना। तो वही लिख रहे हैं जी ऑर्बिटल के लिए एल का वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा, वो 4 के बराबर हो जाएगा। और चूंकि एल एन मिनिमम इज इक्वल टू क्या होगा, एल माइनस वन, सॉरी एल इज इक्वल टू क्या होता है, एन मिनिमम माइनस वन। तो बताओ तो एन मिनिमम क्या हो जाएगा बच्चों, एल प्लस वन, यानी कि 4 प्लस वन दैट इज इक्वल टू 5। तो आप लोगों को क्या पता चला कि एन का वैल्यू कम से कम कितना रहेगा, 5, यानी कि एन का वैल्यू 5 रहेगा तब जाके जी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो कि एन बराबर 5 में पहली बार जी ऑर्बिटल आया, क्या उसके पहले जी ऑर्बिटल था क्या, नहीं। उसी तरह से क्वेश्चन पूछता व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन टू एग्जिस्ट एच ऑर्बिटल, की एच ऑर्बिटल के एग्जिस्ट होने के लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ एन क्या है, तो आप लोग बोलते हैं 6। आई ऑर्बिटल होने के लिए मिनिमम वैल्यू जो है एन का कितना होता है, तो आप लोग जवाब देते हैं 7। ओके बच्चों, तो ये था अपना एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब हम लोग देखते हैं क्या नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो है दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो क्या है बच्चों, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, जिसको कि हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, स्मॉल एम से। तो सबसे पहले ये किस किस चीजों की जानकारी देती है, तो इसमें लिख देते हैं इट गेव इंफॉर्मेशन किसके अबाउट, तो इट गेव इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ORIENTATION, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, इन स्पेस के, स्पेस में ऑर्बिटल जो है किस ओरिएंटेशन में मौजूद रहेगा। देखो एल मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर के द्वारा हम लोगों ने ये तो जान लिया कि ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा। मान लेते हैं ऑर्बिटल का शेप ऐसा है, ठीक है। अब ऑर्बिटल का शेप ऐसा है तो उसका ओरिएंटेशन कैसे है, वो इस तरह से है स्पेस में, कि इस तरह से है, कि इस तरह से, वो किस तरह से स्पेस में मौजूद है, उस चीज को बताने के लिए हम लोग क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। और दूसरा क्या चीज ये जानकारी देता है, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिटल, कि जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, इस बारे में भी हम लोगों को जानकारी मिलता है किससे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। ओके स्टूडेंट, तो अब बात आती है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हर एक एल से एसोसिएटेड रहता है, यानी कि हर एक एजीमुथल क्वांटम नंबर का अपना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। जैसे कि हर एक एल जो है एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, और हर एक ऑर्बिटल का अपना अपना ओरिएंटेशन होता है ना, हर एक ऑर्बिटल का अपना अपना ओरिएंटेशन होता है। तो ऑब्वियस सी बात है हर एक एल का अपना पर्टिकुलर एम का वैल्यू होता होगा। तो एम इज इक्वल टू सिंपली माइनस एल 2 प्लस एल होता है। समझ में आ रहा है बात बच्चों, कि एल एम का वैल्यू जो होता है सिंपली माइनस एम टू एल 2 प्लस एल होता है। और वो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं एस ऑर्बिटल की, ध्यान से देखना, अलग अलग ऑर्बिटल वाइज देख रहे हैं। एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, ठीक है, डी ऑर्बिटल है, एफ ऑर्बिटल है, वगैरह वगैरह, ऐसा बहुत सारा ऑर्बिटल हो सकता है ना। ये अलग अलग ऑर्बिटल होते हैं, 4 ही को हम लोग लेकर देखते हैं, ठीक है। तो ये एस ऑर्बिटल होता है। एस ऑर्बिटल के लिए सबसे पहले बच्चों आप लोग बताओ, एस ऑर्बिटल के लिए एल का वैल्यू कितना होगा। तो एस ऑर्बिटल के लिए एल इज इक्वल टू होगा 0, पी का वैल्यू क्या होगा 1, डी का वैल्यू क्या होगा 2, एफ का वैल्यू क्या होगा 3। आप लोग ध्यान से देखना कि 0, 1, 2 और 3 ये अलग अलग एल का वैल्यू है। तो एल का वैल्यू हम लोग साइड में रख देते हैं, ठीक है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अब हम लोग देखते हैं एम का वैल्यू क्या होगा। तो एम का वैल्यू तभी हम लोगों ने देखा क्या होता है, माइनस एल टू प्लस एल। तो बताओ कि एस का वैल्यू अगर 0 रहेगा तो एम का वैल्यू क्या होगा, माइनस 0 टू प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 0 ओनली, है कि नहीं। पी का वैल्यू क्या होगा बच्चों, पी का वैल्यू, एल का वैल्यू 1 है पी ऑर्बिटल के लिए, तो एम का वैल्यू क्या होगा, माइनस 1 से प्लस 1। तो माइनस 1 से प्लस 1 कितने इंटीजर होते हैं, माइनस 1, 0 और प्लस 1 दिखा। इसी तरह डी ऑर्बिटल के लिए एल का वैल्यू है 2, तो वहां पर कितना एम होगा, ये होगा माइनस 2 से प्लस 2, तो माइनस 2, माइनस 1, 0 प्लस 1 और प्लस 2 दिखा। यहाँ पर एफ ऑर्बिटल के लिए एल का वैल्यू कितना है 3, तो 3 है, तो बच्चों क्या होगा, एम का वैल्यू माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0 प्लस 1 प्लस 2 और
+3। इसी तरह से मान लो अगर और भी रहता g ऑर्बिटल रहता, ठीक है ना, f के बाद g ऑर्बिटल के लिए बच्चों जल्दी से बताओ l का वैल्यू कितना होगा, l का वैल्यू 4 होगा, तो m का वैल्यू क्या होगा, -4 से +4, -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 और +4। तो इतना तरह का g का m का वैल्यू हो जाएगा, किसके लिए, g ऑर्बिटल के लिए m का वैल्यू इतना तरह का होगा। अब जो है ना m क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, m जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन को, यानी कि s ऑर्बिटल जो है, मान लेते हैं s ऑर्बिटल के लिए m का वैल्यू है 0, यानी कि एक ही तरह का है, तो s ऑर्बिटल का एक ही तरह का ओरिएंटेशन होगा, इसीलिए s ऑर्बिटल को हम लोग एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। p ऑर्बिटल के लिए बात करें बच्चों, तो m का वैल्यू कितने तरह का है, तो आप लोग गौर करोगे 3 तरह का है p ऑर्बिटल के लिए, यानी कि p ऑर्बिटल 3 अलग अलग ओरिएंटेशन में रह सकता है, इसी वजह से p ऑर्बिटल को हम लोग रिप्रेजेंट जब करना होता है तो 3 अलग अलग बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। d ऑर्बिटल जो है वो देखो तो कितने तरह का m रखता है, तो 5 तरह का, और m जो है एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि d ऑर्बिटल कुल 5 तरह के ओरिएंटेशन में हो सकता है, इसी वजह से बच्चों d ऑर्बिटल को हम लोग 1 2 3 4 और 5 बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली f ऑर्बिटल का 1 2 3 4 5 6 7 तरह का ओरिएंटेशन हो सकता है, इस वजह से यहाँ f ऑर्बिटल को जो है बच्चों हम लोग 7 अलग अलग बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ ध्यान से देखो, ये है 1 2 3 4 5 6 और नेक्स्ट जो है वो 7 है। ये जो g ऑर्बिटल है, g ऑर्बिटल में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुल मिलाकर कितने बॉक्सेस होंगे बच्चों यहाँ पर, तो आप लोगों को पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बॉक्स है। 9 बॉक्स मतलब 9 तरह का ओरिएंटेशन है अलग अलग ऑर्बिटल का, ठीक है। तो s ऑर्बिटल का एक बॉक्स है, तो इस एक बॉक्स का m का वैल्यू कितना होगा, 0, ये जो यहाँ दिख रहा है। इसके लिए 3 बॉक्स है, तो क्या क्या m का वैल्यू होगा हर एक बॉक्स के लिए, -1 0 +1 -2 -1 0 +1 +2, है ना। इसी तरह से यहाँ पर -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। इसके लिए जो सबसे लास्ट में हम लोगों को नजर आ रहा है, इसमें क्या होगा, -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 और +4, ठीक है ना। ये अलग अलग बॉक्स का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मतलब m का वैल्यू है ये अलग अलग बॉक्स का। तो अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पर्टिकुलर l के लिए कितने तरह का m होता है, तो आप लोग जवाब दोगे, फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ l कितने तरह का m, देयर आर 2l+1 टाइप्स ऑफ m, ठीक है ना। m कितने तरह का होगा, 2l+1 टाइप्स ऑफ m। जैसे कि l का वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिखते हैं और m का टाइप, जैसे कि l का वैल्यू है बच्चों 0 1 2 3 4, l का कई सारा वैल्यू हो सकता है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कितने तरह का m, तो यहाँ पर लिखते हैं टाइप्स ऑफ m। m कितने तरह का, तो m का l का वैल्यू अगर 0 रहेगा तो m जो होगा 2l+1 यानी कि 2 × 0 + 1, तो कितने तरह का होगा बताओ, ये एक तरह का होगा। m का वैल्यू m कितने तरह का होगा, तो l के जगह 1 पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो 2 × 1 + 1, ठीक है ना। 2 × 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3, दिख रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 दूनी 4 1 5। यहाँ पर क्या होगा, 3 × 2 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 7। ये क्या हो जाएगा, 2 × 4 + 1, ये कितना हो जाएगा, ये बच्चों हो जाएगा 9। ये क्या चीज है, 1 3 5 7 9, तो ये चीज आप यहाँ से देखो इंटर रिलेट कर सकते हो कि s ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू 0 है, तो वहां कितने तरह का m है, एक तरह का। यहाँ p ऑर्बिटल के l का वैल्यू 1 है, तो वहां कितने तरह का m है, तो देखो 3 तरह का। d ऑर्बिटल के लिए m का वैल्यू देखो कितने तरह का है, 5 तरह का। f ऑर्बिटल जिसके लिए l का वैल्यू 3 है, वहां पर कितने तरह का m है, तो 7 तरह का। और वैसे ही g ऑर्बिटल जिसके लिए l का वैल्यू जो है 4 है, वहां पर m कितने तरह का है, तो 9 तरह का है बच्चों, ओके। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या चीज, कि किसी पर्टिकुलर एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए कितने तरह का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर
हो सकता है ना बच्चों। अब हम लोग सबसे अंतिम हिस्से पर आते हैं और वो अंतिम हिस्सा जो होता है दैट इज एक्चुअली स्पिन क्वांटम नंबर। वो क्या चीज है बच्चों? SPINQUANTUM नंबर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो शुरू का 3 क्वांटम नंबर हम लोगों ने देखा ना, वो तीनों क्वांटम नंबर किसी ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन दोनों के डेजिग्नेशन के लिए था। लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये used for designation DESIGNATION और इलेक्ट्रॉन ओनली। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के डेसिग्नेशन के लिए है। ऑर्बिटल का डेसिग्नेशन में इसका कोई योगदान है या नहीं है बच्चों? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि किसी भी ऑर्बिटल के देखो हम लोग डेसिग्नेट जो करते हैं वो सिर्फ 3 तरह के क्वांटम नंबर से, कौन कौन? प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक। और ये जो सबसे अंतिम क्वांटम नंबर है जिसको कि हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं, तो ये स्पिन क्वांटम नंबर सिर्फ और सिर्फ किसी इलेक्ट्रॉन के डेसिग्नेशन के लिए। तो बताओ तो इलेक्ट्रॉन को डेसिग्नेट करने के लिए कुल 4 क्वांटम नंबर का इस्तेमाल हुआ ना। क्या क्या 4 क्वांटम नंबर था? प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। ठीक है, तो यानी कि स्पिन जो है यूज्ड ओनली फॉर डेसिग्नेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसका सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होता है? इट गिव इंफॉर्मेशन। क्या चीज की जानकारी देती है? इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन of electron about its own spin, about its own spin, कि अपने स्पिन के अबाउट इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे रिवॉल्व कर रहा है उस बारे में बच्चों जानकारी देता है कौन? स्पिन क्वांटम नंबर। जैसे कि मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि रुक जाओ 1 मिनट, हम इसको समझाते हैं अलग तरीके से। कि जैसे कि मान लो हरभजन सिंह है, तो हरभजन सिंह ये बॉल फेंका, तो बॉल फेंका इस तरह से जाके स्टंप पर लग रहा है वो बॉल। तो क्या बॉल सिर्फ इस ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है क्या? नहीं। बॉल क्या होता है ना कि जब मूव करता है तो आप लोग उसको ध्यान से स्लो मोशन में देखोगे तो बॉल अपने स्पिन के अबाउट भी बॉल जो होता है वो घूम रहा होता है कि नहीं? बॉल अपने स्पिन के अबाउट भी घूमता है। तो बस वही बात इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है, जैसे कि इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन मान ले या इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन मान ले, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने स्पिन के अबाउट भी रोटेट करते रहता है, या तो इस तरह से या तो इस तरह से। मतलब 2 तरह का रोटेशन हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज रोटेशन हो सकता है बच्चों, या तो क्या हो सकता है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। किसके अबाउट? अपने स्पिन के अबाउट। ध्यान से देखना, अपने स्पिन के अबाउट या तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम सकता है या तो इस तरह से। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्ट नहीं बोल सकते। अगर आप लोग इसको ऊपर से देखो, यानी कि ऊपर से विजुअलाइज करो, तो आप लोगों को ऐसे ऐसे नजर आएगा, ऐसे ऐसे नजर आएगा, मतलब वो आप लोगों को लगेगा एंटी क्लॉकवाइज। और इसी को अगर आप नीचे से देख रहे होगे तो जानते हो आप लोगों को यही फिगर कैसा लगेगा? क्लॉकवाइज। इसलिए यहाँ पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के लिए कोई स्पेशल टर्म नहीं है। हाँ, रिलेटिव जरूर है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को आप लोग क्लॉकवाइज मानोगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है रोटेशन का? तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमे और या तो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमे। तब जब दोनों का रेफरेंस प्लेन या रेफरेंस व्यू ऑफ साइड एक ही हो, तो यानी कि अगर इसको ऊपर से देख रहे हो तो इसको भी ऊपर से, और इसको अगर नीचे से देख रहे हो तो इसको भी नीचे से देखोगे। तब अगर एक को ऊपर से और एक को नीचे से देखोगे तो कहानी जो है वही रहेगी कि बदल जाएगी? वही नहीं रहेगी, बदल जाएगी, है ना बच्चों। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या चीज को दर्शाता है? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अबाउट इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट या ऑर्बिटल अबाउट इट्स ओन एक्सिस, के अपने एक्सिस के अबाउट इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर रहा है। तो यदि इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है तो एक का स्पिन क्वांटम नंबर हम लोग +1/2 मान लेते हैं, तो दूसरे का ऑटोमेटिकली क्या होगा? -1/2। कभी कभी बच्चे पूछ लेते हैं सर क्लॉकवाइज के लिए +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -1/2 है क्या? तो आप लोग को जवाब मिलेगा नहीं। ये रिफरेंस है। रिफरेंस करने का मतलब अगर क्लॉकवाइज को आप +1/2 से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज का स्पिन क्वांटम नंबर -1/2 होगा, और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन को आप लोग -1/2 से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज का +1/2 होगा। यानी कि रिलेटिव है, किसी का भी हम लोग कुछ मान सकते हैं, लेकिन एक का जो मानोगे दूसरे का जस्ट उसका रिवर्स होगा, है ना बच्चों। और ये जो इलेक्ट्रॉन का रोटेशन है होता है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो उस एक्सिस के रोटेशन के वजह से
इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट भी शो करता है, और वही मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है अगर ऐसा रोटेशन होगा तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ होगा, और अगर इस तरह का रोटेशन होगा बच्चों तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा, नीचे की तरफ। और ये हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, राइट हैंड रूल से। ये जो उंगली मेरा मुड़ रहा है ना, आप लोग गौर से देखो, ये उंगली जो मुड़ रहा है, सोचो कि दिस इज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाथ दाहिने हाथ से। तो ये अंगूठा जो है बच्चों ये डायरेक्शन देता है क्या चीज का, मैग्नेटिक मोमेंट से। तो पहले वाले में आप लोग देखो, ये वाला, पहले वाले में अगर आप लोगों का फिंगर जो है वो इस तरह से मुड़ रहा है, ये हाथ वाला, ठीक है ना, ये हाथ वाला फिंगर मान लेते हैं ऐसे आप लोगों का मुड़ रहा है। तो ये जो अंगूठा है ना आप लोगों का, ऐसा टाइप का मान लो अंगूठा होगा, तो ये अंगूठा क्या चीज का डायरेक्शन देगा, यदि ये डायरेक्शन है रोटेशन का, तो अंगूठा जो है ये डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक मोमेंट का। वैसे ही यहाँ पर अगर उंगली इस तरह से मुड़ रहा है तो अंगूठा बताओ तो किधर डायरेक्शन दे रहा है, नीचे। तो उंगली मतलब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उंगली जो है, अंगूठा जो है वो डायरेक्शन देता है क्या चीज का, मैग्नेटिक मोमेंट का। और यही वजह होता है कि एक ऑर्बिटल जो होता है, एक ऑर्बिटल में अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसका कुछ ना कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और इस वजह से सब्सटेंस जो होगा वो पारामैग्नेटिक होगा। लेकिन अगर किसी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होगा और दोनों अपोजिट स्पिन में है, तो क्या होता है कि एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो एक का मैग्नेटिक मोमेंट अगर ऊपर की तरफ है तो दूसरा का मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा, नीचे की तरफ, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा ना, तो यहाँ पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। जिस वजह से ऐसा सब्सटेंस जो होता है ये डायामैग्नेटिक कहलाता है। तो ये पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट इतना ही नहीं है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक को हम लोग डिक्टेटिव मैनर में चैप्टर के लास्ट में अच्छे से देखेंगे। अभी बस थोड़ा सा ये जान लो कि अगर किसी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएगा, क्योंकि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सब मैग्नेटिक मोमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होगा बच्चों, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के केस में नेट मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक का ऊपर और एक का नीचे, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और उस तरह के सब्सटेंस को हम लोग डायामैग्नेटिक बोलते हैं। तो ये बातें थी बच्चों किस चीज के बारे में, ये बातें थी स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। तो आज का लेक्चर समाप्त हो चुका है। बस यहाँ पर आप लोग अपना सबसे जरूरी समय अब इन्वेस्ट करो, क्योंकि जरूरी काम यही होने वाला है, वो है समरी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे वीडियो के इस हिस्से को स्किप कर जाते हैं, तो आप लोग ऐसी गलती नहीं करना, क्योंकि यही हिस्सा आपके पिछले जो मेहनत आप लोगों का लगा है वीडियो को देखने में या फिर कॉपी नोट डाउन करने में, उस मेहनत का फ्रूटफुल रिजल्ट यही देने जा रहा है समरी। एक बार हम लोग देख लेते हैं क्वांटम नंबर होता क्या है। तो क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज क्वांटम नंबर, तो आप लोग जवाब दोगे दीज आर द नंबर्स दैट इज यूज्ड टू डेजिग्नेट एनी ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी एटम, कि कोई भी एटम है उस एटम में ऑर्बिटल है और क्या है, उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। तो ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन को डेजिग्नेट करने के लिए हम लोग क्वांटम नंबर का इस्तेमाल करते हैं। कुल 4 तरह का क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को ही हम लोग एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो कोई भी ऑर्बिटल को डेजिग्नेट करने के लिए दरअसल हम लोगों को 3 क्वांटम नंबर का जरूरत पड़ता है, क्या क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और किसी इलेक्ट्रॉन को डेजिग्नेट करने के लिए हम लोग को चारों क्वांटम नंबर का जरूरत पड़ता है, क्या क्या, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और साथ ही साथ स्पिन क्वांटम नंबर, है ना बच्चों। अब हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या क्या जानकारी मिलता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से बच्चों हम लोग को जानकारी मिलता है एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, और दूसरा हम लोगों को जानकारी मिलता है और एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज ऑर्बिटल की, यानी कि जिस एनर्जी लेवल में है उसका एनर्जी भी हम लोगों को पता चलता है, जो कि समान रूप से दिया जाता है -2.18 10⁻18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये जूल में होता है, ठीक है ना बच्चों। एल से अपने को क्या क्या पता चलता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल की, कौन से ऑर्बिटल में मौजूद है इलेक्ट्रॉन, उसका शेप, और साथ ही साथ एल से पता चलता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ध्यान से देखो और याद भी करते चले आओ। एम से क्या पता चलता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल की, ऑर्बिटल किस ओरिएंटेशन में है, और साथ ही साथ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है ना। स्पिन क्वांटम नंबर तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए है, और इससे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चलता है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि दो तरह से हो सकता है, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो सकता है, ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग जानते हैं कि इन सारे क्वांटम नंबर का वैल्यूज हम लोग कैसे कैसे निकाल, तो उन वैल्यूज को निकालने के पहले हम लोग जान लेते हैं PAULI, पॉलीज एक्सक्लूजन
प्रिंसिपल, ठीक है ना। हम लोग क्या चीज की बात कर रहे हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक्चुअली क्या होता है, इसको हम लोग जस्ट अगले लेक्चर में देखेंगे, लेकिन अभी बस इतना जानो कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोलता है कि किसी भी एटम में हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना सेट ऑफ क्वांटम नंबर होगा। जैसे कि ये 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 या 5 इलेक्ट्रॉन है उस एटम के अंदर। तो पांचों इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ एन होगा, कुछ ना कुछ एल होगा, कुछ ना कुछ एम होगा, कुछ ना कुछ एस होगा। यानी कि मान लेते हैं कोई भी एटम के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, तो पांचों इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, कुछ एजीमुथल, कुछ मैग्नेटिक, कुछ स्पिन। उसी तरह इस इलेक्ट्रॉन का भी कुछ ना कुछ एनएलएमएस होगा, इसका भी कुछ ना कुछ एनएलएमएस होगा, कुछ ना कुछ एनएलएमएस होगा, इसका भी कुछ ना कुछ एनएलएमएस होगा। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है बच्चों, तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का ये बोलना होता है कि कोई भी एटम के अंदर ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है जिसका कि चारों क्वांटम नंबर सेम हो। ये वही बात हो गई कि जैसे एक घर में दो आदमी का पूरा एड्रेस सेम हो सकता है क्या? दो बच्चा है मान लो, इसका हाउस नंबर, फादर्स नंबर, सिटी, मोहल्ला, कंट्री सब सेम है, नाम भी सेम है। ऐसा हो सकता है कि एक घर में जैसे आप दो भाई हो, आपका नाम चुन्नू, दूसरे भाई का भी नाम चुन्नू हो गया, तो बताओ तो सारा डेजिग्नेशन सेम हो जाएगा ना, क्योंकि बाकी तो फादर्स नेम, एड्रेस वगैरह वगैरह सब सेम है। तो अगर कोई दो व्यक्ति है, घर में दो भाई है, तो उसका फादर्स नेम, एड्रेस, हाउस नंबर ये सब सेम होगा, लेकिन नाम पक्का अलग होगा। यानी कि कुछ ना कुछ एक चीज अलग होना चाहिए दोनों के एड्रेस में। बस वही बात होता है कि किसी भी एटम में जो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को डेजिग्नेट करने के लिए हम लोग ये 4 क्वांटम नंबर का इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या? प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। तो जरूर होता है कि कोई तीन चीज, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन का सेम हो गया, कोई भी एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, कोई तीन चीज, 3 क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम है, एक ना एक अलग होना चाहिए। ये बोलता है कौन? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और इसको ढंग से बोले तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यूज ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर। कि चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम हो जाए किसी भी एटम में, किसी 2 इलेक्ट्रॉन का या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन का, ऐसा संभव नहीं है। हर एक इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर में कुछ ना कुछ फर्क जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम लोग उस क्वांटम नंबर के वैल्यूज को देखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्या? एन। और ये आप लोगों का होमवर्क भी है। आप लोगों को क्या करना है कि एक फेयर पेज ले लेना, अलग सा, कॉपी का नहीं, अलग पेज लेना, एक प्लेन पेज, और उसमें इस तरह से टेबल बना लेना, पतला पतला टेबल। जैसे कि ये यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि ये आपका कॉपी है, तो सबसे पहले कॉपी, सॉरी, पेज जो है उसको दो हिस्से में बांट लेना है। ठीक है, अब इस हिस्से को अलग और इस हिस्से को अलग यूज करना है। इस हिस्से में लिखोगे एन एल एम एस, यहाँ भी लिखोगे एन एल एम एस। यानी कि यहाँ पर आधा पेज में एन 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 एल एम एस का वैल्यू अपना लिखना है, फिर दूसरे आधा हाफ पेज में अलग एन एल एम एस लिखना है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप लोग पेज बनाओगे, और उस पेज को कैसे यूज करोगे वो हम यहाँ पर आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखते हैं एन, यहाँ है एल, यहाँ लिख रहे हैं बच्चों एम, और यहाँ पर लिख रहे हैं एस। ध्यान से देखना, बहुत सारा कुछ अपने को इसमें भरना है, तो वो भरने के दौरान बहुत सारा लफड़ा भी आने वाला है। क्या लफड़ा आएगा आप लोग देखोगे कि लफड़ा बस यही आएगा कि जगह की कमी। तो देखो एन का वैल्यू क्या हो सकता है? एन का वैल्यू 1 होता है। ठीक है ना, एन का वैल्यू 1 है, तो आप लोग को अगर याद हो एल इज इक्वल टू 0 टू एन माइनस 1 होता था। तो बताओ तो 0 से 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों? एल का वैल्यू 0 ही होगा ना। 0 मतलब कौन सा ऑर्बिटल हो गया? ये एस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। याद है? इसे यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं है। अब जो m है, m क्या होता था बच्चों? याद है? m इज इक्वल टू माइनस एल टू प्लस एल। तो 0 है, तो -0 से +0 कितना होगा? 0। तो ये हो गया n बराबर 1 के लिए खाका। यानी कि n बराबर 1 में आप लोग अगर ध्यान से देखो तो सिर्फ एक l है, और इस l को l बराबर 0 मतलब s ऑर्बिटल। तो बताओ तो 1 s ऑर्बिटल होगा n बराबर 1 में। ठीक है ना, और m0 मतलब उसका एक ही ओरिएंटेशन भी होगा। ठीक है, अब s, हर एक ऑर्बिटल में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और दोनों अपोजिट स्पिन में हो सकता है। तो m बराबर 0 एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बताओ तो इसका s क्या होगा? s होगा +1/2 और दूसरा -1/2। ठीक है ना, अलग अलग स्पिन के लिए एक को +1/2 और एक को -1/2 से रिप्रेजेंट किया। अब देखो n का वैल्यू अगर 2 होगा बच्चों, तो l का वैल्यू क्या होगा? l का वैल्यू होगा 0 और 1।
जीरो टू n माइनस वन, जीरो और क्या होगा बच्चों, वन। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, जीरो वन तो हम लोगों ने लिख दिया, तो l बराबर जीरो रहेगा तो m का वैल्यू क्या होगा, m का वैल्यू भी जीरो होगा। यही वाले हिस्से को अच्छे से देखना बच्चों, इसको मिस नहीं करना, क्योंकि यही जो भी चीज अभी तक पढ़े हो इसी से सीखने को मिलेगा। अब l बराबर वन है, l बराबर वन में m का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, m का तीन तरह का वैल्यू हो सकता है। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो m का वैल्यू हो सकता है क्या, माइनस वन, जीरो और प्लस वन। नहीं, ये m इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एल टू प्लस एल, उसी से माइनस वन, जीरो और प्लस वन। तो यहाँ पर l बराबर m बराबर जीरो, हर एक m का वैल्यू एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दो, और दोनों अपोजिट स्पिन में। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस वन बाय टू और दूसरे के लिए माइनस वन बाय टू। वही बात यहाँ पर भी आएगी, प्लस वन बाय टू और माइनस वन बाय टू। यहाँ पर भी आएगी वही बात, प्लस वन बाय टू माइनस वन बाय टू। यहाँ पर भी वही बात, प्लस वन बाय टू और माइनस वन बाय टू। प्लस वन बाय टू को अगर क्लॉकवाइज मानते हैं तो माइनस वन बाय टू को बच्चों क्या मानना होगा, एंटी क्लॉक। अब n का वैल्यू क्या होगा, थ्री। n बराबर थ्री में बताओ तो बच्चों l का वैल्यू क्या होगा, l का वैल्यू जीरो होगा, वन होगा, वन में m तीन तरह का होता है, और क्या होगा बच्चों, और होगा टू। ठीक है, और होगा टू। ध्यान से देखो, तो इसको लाइन को थोड़ा और लंबा खींच देते हैं, वो किस लिए, वो आप लोगों को पता चलेगा। तो आप लोग कैसे कैसे अब m का वैल्यू लिखते हैं, m का वैल्यू जीरो के लिए जीरो, वन के लिए माइनस वन, जीरो प्लस वन, और टू के लिए क्या क्या होगा बच्चों, टू के लिए होगा एक, दो, तीन, चार, पांच तरह का होगा। क्या क्या आप लोग देखो एक बार ध्यान से, टू के लिए होगा माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन और प्लस टू। ठीक है, तो आप बताओ हर एक वैल्यू का अपना अपना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा क्या, प्लस वन बाय टू, माइनस वन बाय टू, प्लस वन बाय टू, माइनस वन बाय टू, प्लस वन बाय टू, माइनस, गड़बड़ कर दिया, हर एक में दो दो करना था, माइनस वन बाय टू, हर एक माइनस, हर एक को दो हिस्से में बांट लेना। यहाँ पर भी प्लस वन बाय टू, माइनस वन बाय टू, क्योंकि हर एक m एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। प्लस वन बाय टू, माइनस वन बाय टू, प्लस वन बाय टू, माइनस वन बाय टू, सब में दो दो होगा, प्लस वन बाय टू, माइनस वन बाय टू, प्लस वन बाय टू, माइनस वन बाय टू। तो तीन तक तो मैंने लिखा, तीन तक मैंने आप लोगों को लिख दिया, और यही आप लोगों का होमवर्क भी है। और इस होमवर्क में क्या करना है बच्चों, वही जो अभी मैंने बताया, एक पेज ले लेना, उस पेज को दो हिस्से में बांटना, और एन, एल, एम, एस, इसी तरह चार लाइन इधर खींच लेना, और यहाँ चूंकि भर जाएगा इसी वजह से एन, एल, एम, एस, चार लाइन। और इसको प्रैक्टिस करना एन बराबर वन से एन बराबर सेवन तक। अगर ये प्रैक्टिस आप लोग कर लेते हो तो क्वांटम नंबर एकदम क्लियर होगा, इस चीज को समझना। ठीक है ना। तो देखो एन बराबर वन जो है उसमें बताओ तो कितना तरह का m आया, तो n बराबर वन में एक m आया, ध्यान से देखना। और s कितना आया, s आया दो तरह का। तो हर एक s जो है एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, और हर एक m एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। n बराबर टू में m कितना आया, देखो तो एक, दो, तीन, चार तरह का आया, और s कितने तरह का है, चारों में दो दो है तो आठ तरह का आया। n बराबर थ्री में अगर ध्यान से देखो बच्चों तो m कितना तरह का आया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ तरह का। और स्पिन क्वांटम नंबर यानी कि s जो है n बराबर थ्री में कितना आया, तो नौ दूनी 18 तरीकों का आएगा। ठीक है ना। तो उसी चीज को नीचे हम लिख रहे हैं, और क्या लिख रहे हैं कि सबसे पहले, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान से रखना आप लोग, each value of m represent a particular orbital। ये जो है एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। each value of m एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। एंड each value of s, each value of s represent a particular इलेक्ट्रॉन की, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। तो इस आधार पर हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर ध्यान से देखना, n बराबर वन है, या इसको ढंग से लिखते हैं n है, टेबुलेट फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ m, टाइप्स ऑफ m, और टाइप्स ऑफ s, और टाइप ऑफ m जो है वही है क्या चीज, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। नहीं, और टाइप ऑफ s जो है वो क्या चीज है बताओ, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, उसी टेबल से मिलान करोगे, n बराबर वन में, n बराबर वन में इस टेबल से मिलान करो, ये जो टेबल हमने अभी बनाया था ना, इस टेबल से मिलान करोगे तो n बराबर वन में आप लोगों को एक तरह का m और दो तरह का s आएगा। n बराबर टू में
4 तरह का m और 8 तरह का s आएगा। n बराबर 3 में 9 तरह का m और 18 तरह का s आएगा। और आप लोगों को तो 7 तक बनाना है, जो कि मैंने होमवर्क दिया कि n बराबर 1 से n बराबर 7 तक ऐसा ही टेबल आप लोगों को ड्रॉ करना है, जिससे कि बातें क्लियर हो पाएंगी। तो n बराबर 1 में टोटल टाइप्स ऑफ m जो है वो कितने तरह का है, तो आप लोगों से पूछा जाए तो वो 1 तरह का। और टोटल टाइप ऑफ s जो है वो कितने तरह का है बच्चों, 2 तरह का। n बराबर 2 में m कितने तरह का है, 4 तरह का। s कितने तरह का है, 8 तरह का। n बराबर 3 में m, ये जो m है वो कितने तरह का आएगा, 9 तरह का। और ये कितने तरह का, 18 तरह का। n बराबर 4 में ये कितने तरह का m आएगा, ये 16 तरह का। और ये आएगा 32 तरह का। 5 में कितने तरह का आएगा, ये 25 तरह का। और ये आएगा 50 तरीके का। n बराबर 6 में ये आएगा 36 तरह का। और ये आएगा 72 तरह का। ये n बराबर 7 में आएगा बच्चों, ये 49 तरह का। और ये जो आएगा आपका कितना तरह का आएगा, 98 तरह का। ये है क्या, ये है बच्चों n बराबर 1 में टोटल टाइप्स ऑफ m। टोटल टाइप्स ऑफ m मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो यहाँ पर देखो एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया, और वो रिलेशन ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, की ऑर्बिटल जो होता है दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर। और मैक्सिमम नंबर और इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा बच्चों, वो 2n स्क्वायर। जो कि आप लोगों ने 8th 9th में भी 10th में पढ़ा होगा कि किसी भी एनर्जी लेवल में या किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने तरह के होते हैं, 2n स्क्वायर। और ऑर्बिटल तो नहीं पढ़ा होगा, ये आप लोग जान लो n स्क्वायर के बराबर। वो यही शायद देखो कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल यानी कि m जो है ये n स्क्वायर के बराबर है। चेक करो, n बराबर 1 में 1, n बराबर 2 में 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9 है ना। ये 4 चौके 16, 5 25, 6 छाके 36, 7 सते 49। और एक ऑर्बिटल में चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो एक में कितना रहेगा, डबल। सब में देखो डबल, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 16 दूनी 32, 25 दूनी 50, 36 दूनी 72 और 49 दूनी 98। तो यहाँ से हम लोगों ने ये फॉर्मूला भी जनरेट कर लिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में n पर, यानी n बराबर 1 में 2 में कितना रहेगा, तो वो 2n स्क्वायर। और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर पूछा जाए बच्चों तो वो होगा n स्क्वायर। जैसे कि रैंडमली पूछ लिया जाए कि छठे एनर्जी लेवल में बताओ तो ज्यादा से ज्यादा कितना ऑर्बिटल हो सकता है, तो 6 छाके 36। छठे एनर्जी लेवल में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, तो 36 दूनी 72। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमने आज सीखी। तो अब आप लोगों को करना क्या है कि अगले लेक्चर में तो हम लोग शेप ऑफ ऑर्बिटल में शायद आ जाए। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल दरअसल अपने अगले लेक्चर में पढ़ना है अपने को। और नोट्स वगैरह के बारे में भी जानेंगे कि नोट्स वगैरह क्या होता है। तो जो सारा कुछ बिल्कुल नया है, इस वजह से नया क्योंकि शायद इन चीजों के बारे में आप लोगों ने 9th 10th में नहीं पढ़ रखी होंगी। ठीक है। ये जो चैप्टर है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर माना जाता है। और दरअसल ना 11th और 12th मिलाकर सबसे बड़ा चैप्टर 2 ही माना जाता है, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर और एक केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है ना बच्चों। और इन दोनों चैप्टर में ऑब्वियस सी बात है कि सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे ज्यादा कंटेंट है, और इसके कंटेंट का इस्तेमाल हर जगह इस्तेमाल होता है। तो वाजिब है कि इन चैप्टर को डील करने में बहुत ज्यादा समय भी खर्च होता है। तो यह समय जो है हमेशा फ्रूटफुल बनेगा तब जब आप लोग भी मेरे साथ काम करते चले जाओगे। ये शायद शाम का लेक्चर है, आज शाम में हम लोग इस चीज को देखकर खत्म किए। और कल जो सुबह का लेक्चर होगा बच्चों, उसमें हम लोग शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में आएंगे। तो आप लोग क्या करोगे, चैप्टर लेक्चर मिस नहीं करना, रूटीन में देखो, उसी समय देखो वीडियो को। वीडियो हट जाता है वो सिर्फ एक डर पैदा करने के लिए कि आप लोग समय पर देख लो वीडियो। वहां पर आप लोग ऑप्शन नहीं ढूंढो कि हम लोग वीडियो को जमा कर लेंगे अपने मोबाइल में, जब इच्छा होगा तब देखेंगे। तब तो हम यूट्यूब पर भी छोड़ ही सकते थे वीडियो। यूट्यूब पर इसलिए नहीं छोड़ते कि एक डर पैदा करने के लिए कि उस डर की वजह से वीडियो को सही समय पर देख लो और साथ ही साथ क्वेश्चन भी करते चले जाओ। तो बच्चों आज के लेक्चर के बाद होमवर्क क्या हो जा रहा है आपको, तो ये n = 1 से n = 7 तक का वो पूरा का पूरा टेबल बनाओगे NLMS का, और ये अच्छे से कलर्ड पेन्स का इस्तेमाल करके। और यहाँ पर जो पार्टीशन करोगे ना लाइन का, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये जो लाइन का पार्टीशन है, देखो कोई लाइन मैंने यहाँ से शुरू की, कोई लाइन यहाँ से, कोई लाइन यहाँ से शुरू की। ये क्या दर्शाता है कि L बराबर 1 के अंदर है ये पूरा। तो लाइन कहाँ से शुरू करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ से शुरू करोगे उसको भी ध्यान से
आप लोग देखना और समझना। अभी संभव हो तो यहीं पर एक बार रफ मैनर में लिख लो, ये n बराबर 1 से लेकर 3 तक वाला ये रफ मैनर में लिख लो, तो वहां पर लिखने में सुविधा होगी, है ना बच्चों। तो रहने देते हैं आज का लेक्चर इतना ही, और होमवर्क में एक ये और ई सीरीज और एम सीरीज जहां तक मैंने आप लोगों को ग्रुप में प्रोवाइड कर रखा है वहां तक आप लोग प्लीज 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 बनाओ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और संभव हो तो लाइक कर देना, कोई परेशानी नहीं होती है वीडियो में। चलो बाय बाय।